हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का हल करेंगे। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र बनाने वाले ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि पेपर एनसीईआरटी से बने। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपका है, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? ऊष्मा, भार, आवेश, विद्युत धारा। बच्चों, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि विद्युत धारा मूल राशि है, क्योंकि आपने 7 मूल राशियों के नाम बहुत अच्छे से याद कर रखे थे। इसका उत्तर हो गया बच्चों आपका डी वाला। अगले प्रश्न पर आते। 1 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग तथा 2 मीटर पर सेकंड त्वरण से त्वरित पिंड का 3 सेकंड पश्चात वेग होगा। आपको प्रारंभिक वेग दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और त्वरित पिंड 3 सेकंड पश्चात का हमको वेग चाहिए। समय दिया है 3 सेकंड और अपने को वेग चाहिए। सूत्र है वेग का v बराबर u प्लस 80। ठीक है, u का मान बच्चों 1 है, त्वरण का 2 और समय का 3। 3 दूनी 6, 1 और 6 कितना हो गया बच्चों? 7। तो बच्चों आपका उत्तर हो गया डी वाला, 7 मीटर प्रति सेकंड। जिसने लगाया उसका उत्तर सही है। निम्नलिखित में से अदिश राशि है। ऑप्शन है कोणीय संवेग। तो बच्चों कोणीय संवेग सदिश राशि है। कोणीय संवेग सदिश है। मैं पीछे से चल रहा हूं, डी नंबर से शुरू किया। क्षेत्रफल, तो विद्यार्थियों क्षेत्रफल भी सदिश राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। भार, भार भी एक सदिश राशि है, क्योंकि भार का जो सूत्र है वो है W बराबर mg। और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। मान लो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी, यानी दिशा नियत होती है, निश्चित होती है। इसीलिए भार भी क्या हो गया बच्चों? सदिश राशि है। अब बचा प्रतिबल। तो विद्यार्थियों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रतिबल अदिश होगा, पर प्रतिबल अदिश राशि नहीं है, प्रतिबल प्रदिश राशि है। इंग्लिश में टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं इसको। ये अदिश राशि है। इस प्रश्न पत्र के हिसाब से आप अदिश राशि बोल सकते हैं, पर यह प्रदिश है, यह टेंसर क्वांटिटी है। देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन गलत हैं, पर अब इसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। तो इस प्रश्न पत्र के हिसाब से इस उत्तर को ज्यादा करेक्ट माना जाएगा, यानी कि प्रतिबल एक अदिश राशि है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते बच्चों। सीधी सड़क पर गतिशील किसी गाड़ी पर कोई भी नेट बाह्य बल कार्यरत नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गाड़ी का वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा, गाड़ी का वेग लगातार बढ़ता जाएगा, गाड़ी का वेग एक समान बना रहेगा, गाड़ी का संवेग 0 रहेगा। बच्चों सीधी सड़क पर कोई गाड़ी चल रही है, अब उस पर कोई नेट बाह्य बल नहीं है, बल उसका 0 है। बल उसका 0 है तो त्वरण भी उसका 0 होगा। और न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। अर्थात गाड़ी एक समान वेग बना रहेगा, एक समान वेग से ऐसी की ऐसी चलती रहेगी। राधा एक पटाखा जलाकर परवलयकार मार्ग में फेंक देती है। पटाखा मार्ग के उच्चतम बिंदु पर फटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता। पटाखे के टुकड़े की गति निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पटाखे के टुकड़े निकाय का द्रव्यमान केंद्र पूर्ववत प्रलयकार मार्ग पर गति करेगा। दोनों टुकड़े विपरीत दिशा में सरल रेखी मार्ग में गति करेंगे। टुकड़ा पूर्ववत प्रलयकार मार्ग पर तथा दूसरा टुकड़ा सीधे गिर जाएगा। पटाखे के फटने के पश्चात दोनों टुकड़े अनियमित गति करेंगे। तो विद्यार्थियों राधा ने जो पटाखा फेंका है वो परवलयकार मार्ग पर फेंका है, और फेंका है तो इसका मतलब उसके फटने के बाद भी वो किस मार्ग पर गति करेगा? परवलयकार मार्ग पर गति करेगा। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि प्रश्न पत्र बनाने वाले ने पेपर पूरा एनसीईआरटी से किस तरह से बनाया है। ये कहां से दिया इसने ऑब्जेक्टिव, देखो मैंने इसका रेफरेंस भी यहां पर जोड़ा है। ठीक है, ये इसका रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, ये आपके घूर्णी गति वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो ये देखो
किसी प्रक्षेप्य के खंडों का द्रव्यमान केंद्र विस्फोट के बाद उसी परवलयी पाथ पर चलता हुआ पाया जाएगा जिस पर विस्फोट न होने पर चलता है। कारण क्या है? तो देखो, अपने निर्धारित परवलय पर चलता हुआ एक प्रक्षेप हवा में फटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। विस्फोट कारक बल आंतरिक बल है, इसीलिए उसका द्रव्यमान केंद्र की गति पर कोई प्रभाव नहीं होता है और प्रक्षेप और उसके खंडों पर लगने वाला कुल बाह्य बल विस्फोट के बाद भी वही है जो विस्फोट से पहले था। यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, बाह्य बल के अंतर्गत प्रक्षेप्य के द्रव्यमान केंद्र परवलय पथ विस्फोट के बाद भी वही बना रहता है जो विस्फोट न होने की स्थिति में होता है। इसका मतलब पहले उसका मार्ग अगर परवलयिकार था तो परवलयिकार ही रहेगा, क्योंकि उसके द्रव्यमान केंद्र में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने के साथ द्रवों की शांतता बढ़ती है तथा गैसों की शांतता घटती है। द्रवों की शांतता घटती है, गैसों की शांतता बढ़ती है। यही उत्तर सही है इसका, कि द्रवों की शांतता घटती है और गैसों की शांतता बढ़ती है। विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। किसी क्षण वस्तु का उस क्षण स्थान समय ग्राफ, यानी कि स्थिति समय ग्राफ जो है, स्थान समय ग्राफ की प्रवणता, और हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि स्थिति समय ग्राफ की जो ढाल होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों वेग। बंदूक से दागी गई गोली का पथ होगा। तो जब आप बंदूक से गोली को दागते हैं या चलाते हैं, तो जब बंदूक पर गोली जा रही होती है तो उस पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी कि इसका जो मार्ग हो जाएगा वो हो जाएगा परवलयाकार। ठीक है, प्रश्न है, घर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य रिक्त स्थान होता है। अब का भले पथ कैसा भी रहा हो, यहां से चले और आप यहां चलकर यहां आ गए, ठीक है, अब आप तो कहां हो? प्रारंभिक बिंदु पर। घर्षण बल द्वारा बंद पथ पर किया गया, यानी कि हमारा जो कार्य होता है, कार्य प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, अर्थात इसका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि हैं। तो घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि होती है बच्चों जड़त्व आघूर्ण, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है। हम लोगों ने पढ़ा था, याद हो आपको तो, E बराबर 1/2 ये, ठीक है। और इस राशि को जो mr वर्ग आया था, इस mr वर्ग को हमने क्या कहा था? जड़त्व आघूर्ण। तो घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि है जड़त्व आघूर्ण। किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो उसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध था। आयतन प्रसार गुणांक बराबर 3 गुणित रेखीय प्रसार गुणांक, गामा बराबर 3 अल्फा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में भी यही सारे प्रश्न हैं। ठीक, अगर इंग्लिश में बात करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी एट एनी मोमेंट एट द, ठीक, हाइपरबोलिक आ जाएगा और पैराबोला आ जाएगा, माफी चाहता हूँ, हाइपरबोलिक। वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज क्लोज्ड पाथ इज 0 आ जाएगा। रोटेशनल मोशन द इक्विवेलेंट क्वांटिटी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, और जो है इसको आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, और 3 तो इसमें आना ही है। अब सही जोड़ी, अब जलीय संपीड्य, अब देखो सारे ये मात्रक है। अब जलीय संपीड्य यानी कि जल को इस प्रकार से क्या कर रहे हैं? संपीड़न कर रहे हैं, उसके कणों को पास पास ला रहे हैं। एक प्रकार की ये आयतन विकृति है। गेज दाब, तो गेज दाब का सूत्र जो है P माइनस PA, इन दोनों में से ये हो जाएगा। आयतन प्रसार गुणांक, अब आयतन प्रसार गुणांक की बात कर रहे हैं, तो आयतन प्रसार गुणांक का जो सूत्र है वो है गामा बराबर डेल V अपॉन V इंटू डेल T, ये था। अब देखो V से V का तो मात्रक कैंसिल हो गया, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों केल्विन
इनवर्स। तो आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक आ गया केल्विन इनवर्स। विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक तो ये दिख ही रहा है आपको, जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक। शांता, शांता गुणांक का जो मात्रक है वो पास्कल सेकेंड हो जाएगा शांता का मात्रक। बर्नौली की प्रमेय जो होती है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अभी केवल पेपर का सॉल्यूशन बता रहा हूं, इसीलिए इसके एक्सप्लेनेशन पर बहुत ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूं। एक वाक्य और शब्द में उत्तर दीजिए। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का जो मान आपको यहां दिया हुआ है, इस मान का सार्थक अंकों की संख्या बताए। हमको सार्थक अंक चाहिए। आपको क्लियर याद है कि सार्थक अंकों में 10 की घातों को नहीं गिना जाता है, तो जो बचे हैं उन सबको गिन लो, 1 2 3 4 और ये 5। तो सार्थक अंक के मान कितने हो गए? 5 मान। कोई त्वरित गति परवलयाकार कब होती है? देखो अभी थोड़ी देर पहले भी इस तरह की बात, अगर आप किसी पिंड को फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, मान लो इस तरह से फेंका, अब इस पर क्या लगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण है ना परवलयाकार क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है? कोई भी गति परवलयाकार कब होती है? तो ऐसा लिखेंगे कि कोई भी गति परवलयाकार जब होती है जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से, या लिख देता हूं मैं, जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से गुरुत्वाकर्षण के अधीन फेंका जाता है। ठीक। अगला है बल F बराबर और विस्थापन है कार्य। कार्य का सूत्र होता है F डॉट डी। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 3i प्लस 4j डॉट 5i प्लस 4j। अब आई डॉट का आई डॉट के साथ 1 हो जाएगा, यानी 5 दिया 15। आई डॉट का जे के साथ 0 होता है, जे का आई के साथ 0 हो गया। अब जे का जे के साथ 4 चौक 16, 15 30 और ये 31। तो इसका उत्तर होगा बच्चों 31। वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आगुण 0 होता है कहलाता है। तो बच्चों दो चीजें हमने पढ़ी, द्रव्यमान केंद्र और एक गुरुत्वीय केंद्र। तो इसका जो उत्तर है वो है गुरुत्वीय केंद्र, है ना। इसका भी रेफरेंस हम लोगों ने ऐड किया है, ये है ना, ये है इसका रेफरेंस। क्या कह रहा है कि आर गुरुत्व के सापेक्ष किसी आयवीय कण की स्थिति सदिश पर लगने वाला गुरुत्व बल का गुरुत्व केंद्र के परितः बल आगुण ये है। तो गुरुत्व केंद्र के परितः कुल बल आगुण 0 होने के कारण इसको 0 रखा। इसीलिए किसी पिंड के गुरुत्व केंद्र को हम एक ऐसे बिंदु के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके परितः पिंड का कुल गुरुत्वीय आगुण बल आगुण क्या होता है? 0 होता है। तो क्या 0 होगा? तो गुरुत्वीय बल आगुण 0 होगा। ठीक, तो यहां आ जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? देखो चंद्रमा का जो आकार है वो कम है, एक बात। अब देखो चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो बहुत कम होता है, और चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो गैसों के जो माध्यमान है, जो गैसों का जो माध्य वेग है उससे कम होता है। तो चंद्रमा का पलायन वेग गैसों के पलायन वेग से कम होता है। चंद्रमा का पलायन वेग गैसों के माध्य वेग से, ना, माध्य वेग से कम होता है। देखो पृथ्वी 2.4 के आसपास होता है और गैसों का जो माध्य वेग भी इसी के आसपास होता है, तो गैसें इसको स्किप कर जाती है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगले प्रश्न पर सत्य असत्य। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण वेग के लंबवत होता है। ये एक समान वृत्तीय गति में देखें, ये आ गया वेग और इस पे लगता है अभिकेंद्रित त्वरण जो कि केंद्र की ओर लगता है। कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो यह सत्य है, ट्रू है।
पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के कारक पर नेट बल का मान होता है। पानी पर कोई कारक तैर रहा है और उस कारक का जो है अपना, ठीक है, पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान का कोई कारक है। अब m द्रव्यमान के कारक पर नेट बल का मान होगा, तो पानी पर कोई m द्रव्यमान का जो है कारक तैर रहा है। अब उसका भार mg तो नीचे की ओर लग गया, पर उसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल r, तो नेट बल mg हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गया आपका? असत्य हो गया, यानी फॉल्स हो गया। शून्य स्थितिज ऊर्जा का बिंदु चयन स्वैच्छिक होता है, तो यह सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, वैसे भी गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है और संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य तो शून्य होता ही है, यानी कि यह पथ पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। चूंकि बंद पथ है तो इसका जो ये भी क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। रबर तांबे से अधिक प्रत्यास्थ होता है। देखो याद रखना प्रत्यास्थता को कि किसकी प्रत्यास्थता अधिक है और किसकी कम है। जिसको जितना ज्यादा खींचा जा सकता है उसकी प्रत्यास्थता आपको कम ही मिलेगी। तो रबर को बहुत ज्यादा खींच सकते हैं तो उसकी प्रत्यास्थता क्या होगी? कम होगी। जबकि तांबे को कम खींचा जा सकता है रबर की तुलना में, इसका मतलब ये जो है आपका असत्य है। ठीक, पहला आपका सत्य है, लंबवत होगा, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा भी सत्य है और पांचवा आपका असत्य है। अब ये जैसे छठा सवाल इन्होंने पूछा, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। वस्तु प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग और त्वरण, तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है और त्वरण हो जाएगा a बराबर -g। अब इनके ग्राफ पूछे थे, एक्सटी ग्राफ और एक समान गति के लिए एक्सटी ग्राफ, यानी कि स्थिति समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ के नमूने बनाइए। क्रिकेट का खिलाड़ी हाथों को पीछे खींच लेता है, ऐसा हाथों से चोट कम लगती है, तो हाथ चोट कम लगने का कारण क्या है? जब क्रिकेट का खिलाड़ी हाथों को पीछे खींचता है तो पीछे खींचने पर क्या होगा? समय अंतराल का मान बढ़ जाता है और बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये हमने आवेग पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो समय अंतराल का मान बढ़ने से बल का मान कम हो जाता है, इस कारण से उसको चोट नहीं लगती है। सदिशों के सदिश गुणों के कोई दो गुण, तो आप बहुत सारे गुण हैं वैसे तो एक गुण आप ये लिख दें कि जो सदिशों का सदिश गुणा है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सदिशों का दो समान सदिशों का जो है सदिश गुणा क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि दिशा एक आ जाती है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम पूछा है ना, तो अगर बलागुण का मान 0 है तो कोणीय संवेग क्या रहता है आपका? संरक्षित रहता है। इस प्रकार से है प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो ग्रहों की उनके ग्रहों से दूरियों का अनुपात 1:4 है, परिक्रमण कालों का अनुपात क्या होगा? देखो हमें यहाँ उनकी दूरियों का अनुपात दिया है, यानी कि मान के चलो कि आपको R1 अनुपात R2 दे रखा है जो है आपका 1:4। ठीक, अब हमें उनके परिक्रमण कालों का अनुपात चाहिए, तो आपको परिक्रमण काल के लिए जो सूत्र है क्या है? आवर्त काल का वर्ग उनकी जो अर्ध दीर्घ अक्ष है उसके घन के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं यहाँ इसको k कर देता हूँ, इसको आवर्त काल R1 क्यूब कर दूं। अगर मैं इसी प्रकार से T2 स्क्वायर KR2 स्क्वायर क्यूब करूं, अब इन दोनों को एक दूसरे से अपन क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। तो 1:4 है, डायरेक्ट क्यूब करेंगे अगर तो 1 का क्यूब 1 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 4 चौक 16, 16 चौक 64, और इधर से आप क्या लगा देंगे? इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो अब 8 का वर्ग कितना हो गया? 8 8 64, तो 1:8। ठीक है। अगला है, किसी ग्रह का, समझ में आया होगा आपको है ना? अगला प्रश्न अगले पेज पर हल कर दें। किसी ग्रह का व्यास और द्रव्यमान पृथ्वी की संगत राशियों का 3 गुना है, इस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितने गुना होगा? तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है बच्चों,
पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण G बराबर gm/r² से अपन समझते हैं। ठीक, अब आपको यहां ये कहा गया कि जो व्यास है पृथ्वी का, एक कोई ग्रह है जिसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से कितना है, 3 गुना है। अब पृथ्वी का व्यास हमारे पास यहाँ पर हम मान के चले कि 2r है, क्योंकि त्रिज्या r है, तो पृथ्वी का व्यास है हमारे पास 2r। तो अब 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6r हो जाएगा। और द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m है, तो द्रव्यमान हो जाएगा आपका 3m। अब नए सूत्र की तरफ चलते हैं, G' m की जगह आप क्या लिखोगे, 3m। अब आपको त्रिज्या करनी है, तो 6 का आधा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 की आधी, 3r इसकी त्रिज्या होगी। तो बच्चों यहाँ कर देंगे आप 3r का वर्ग, तो 3gm बटे क्या हो जाएगा, 9r², 3 त्रिया 9, तो gm बटे हो गया r वर्ग 1/3। तो क्या आया, g' जो आया वो कितना आया, g/3, कितना कम हो गया, उसका इतना गुना उसका क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा। अब देखो, तो प्रश्न क्या था, तो कितना गुना है, तो 1/3 गुना हो जाएगा। इस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/3 गुना होगा। हुक का नियम क्या है, तो हुक का नियम यह है कि प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, एक बात। ठीक, पाइथन अनुपात, द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा, स्टोक का नियम। देखो, किसी बंदरगाह के समीप शहर की जलवायु समान अक्षांश के किसी रेगिस्तानी शहर की जलवायु की अपेक्षा अधिक शीतोष्ण होती है। देखो, ये प्रश्न तो बहुत प्यारा प्रश्न पूछा था उसने कि भाई जो जहां आप किसी बंदरगाह के नजदीक रह रहे हैं, तो आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पानी बहुत ज्यादा है, तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सर्वाधिक होती है, आप सब जानते हैं। तो दिन के समय पानी धीरे धीरे गर्म होता है और रात्रि के समय भी पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वहां का तापमान ज्यादा बना रहता है। उसी टाइप से आप रेगिस्तान में है, तो रेगिस्तान में क्या होता है बच्चों, कि वहां का जो दिन के समय का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और रेत क्या होती है, बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कम होती है। प्रश्न है, कारण स्पष्ट कीजिए। सर्दियों में सुबह सुबह भूमिगत जल गर्म प्रतीत होता है, जबकि दोपहर के समय भूमिगत जल ठंडा प्रतीत होता है। तो बच्चों, बहुत सरल सा उत्तर है कि जो पृथ्वी है, भूमि जो है वो कुछ अलग है। जब सुबह सुबह की हम बात करते हैं, तो सुबह वातावरण का ताप क्या होता है, कम होता है, और पानी का तापमान वही है। तो सुबह वातावरण का ताप कम है, तो नीचे की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती है, तो जल का तापमान हमें ज्यादा महसूस होता है। उसी प्रकार से दोपहर के समय जब वातावरण का ताप बढ़ चुका है, अब पानी हमें क्या लग रहा है, ठंडा लग रहा है, क्योंकि बाहर का तापमान बढ़ गया, पर भूमि उस ऊष्मा को कहाँ, पृथ्वी अंदर नहीं जाने दे रही है, जल तक नहीं जाने दे रही है, तो जल का ताप वही बना हुआ है, इसीलिए हमें क्या होता है, वह ठंडा प्रतीत होता है। एक विमीय विश्लेषण के समीकरण की सत्यता, तो आप इनके जैसे गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र ml वर्ग T-2 रख दें, द्रव्यमान का रख के, और इसको अपन हल करें, जांच कीजिए, ठीक है, तो आप निकाल ही लेंगे। हालांकि ये जो है शुद्ध नहीं है समीकरण, क्योंकि इसमें प्लस ma आ रहा है, द्रव्यमान का m होता है, इसका LT इनवर्स 1 है, तो उसका ml² T इनवर्स 2 है, तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, मेरा उद्देश्य केवल ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी प्रश्नों के मोटे मोटे तौर पे बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का, ये t बराबर है ना √L/G प्रूव करना है, के आ जाएगा 2π अपन कर सकते हैं। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप का पथ प्रलयकार होता है। आगुणों का सिद्धांत, उत्तोलक यांत्रिक लाभ कब 1 से अधिक होता है। कोणीय संवेग और जड़त्व आगुण में संबंध, ग्रहों के गति संबंधित नियम पूछे गए। ठीक है, ढाल वाली सड़क पर जो है कार की गति देखी गई, संवेग संरक्षण का नियम, और तथा इसके आधार पर बंदूक की परिक्षिप्त वेग के लिए सूत्र। अब सवाल है, प्रश्न है कि कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। प्रक्रिया अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, इस गति के विपरीत है। ठीक, अब आपके पास यहाँ जो डेटा है उसमें आपके पास एक तो 200 न्यूटन का बल है, और डी है आपके पास 10 मीटर। ठीक, और ये कहा गया कि देखो
अब जो आपका घर्षण बल है उसकी गति के विपरीत है। साइकिल सवार ब्रेक लगाने फिसलता 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है और जो बल लगा है वो गति के विपरीत है। तो बल और गति के बीच का जो एंगल है वो हो गया 180 डिग्री का। और कार्य का सूत्र है हमारे पास एफ डी कोस थीटा। एफ 200, डी 10, कोस 180। कोस 180 का मान कितना हो गया -1। अब 200 का इसमें तो 2000 न्यूटन, ये ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, कितना सरल प्रश्न पूछा आप। अगला प्रश्न ये है कि किसी भवन की भूतल पर लगा पंप 300 मीटर क्यूब आयतन पानी की टंकी को 15 मीटर में भर देता है और टंकी भूतल से 40 मीटर के ऊपर है, तो पंप द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, प्रश्न है कि भाई जो भूतल पे लगा हुआ पंप है उसका आयतन है ना, आपको यहाँ आयतन दिया गया है। क्या दिया? भवन भूतल पर लगा पंप 300 मीटर क्यूब आयतन, टंकी का आयतन दिया है, टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन बच्चों दिया, टंकी का आयतन दिया 30 मीटर क्यूब। और क्या दिया? और यह दिया कि पानी की टंकी 15 मिनट में भर देता है। टंकी का जो टाइम है भरने का वो है 15 मिनट और भूतल से ऊंचाई है इसकी 40 मीटर। करेक्ट। अब विद्यार्थियों, हमें सब क्या निकालना है? इसकी शक्ति है ना, पंप व्यय शक्ति। शक्ति का जो सूत्र है वो है W/T। अब हमें चाहिए यहाँ पर कार्य, और कार्य का सूत्र हो गया W = F.D। चूंकि हम भूतल से पानी को ले जा रहे हैं तो F हो गया हमारे पास mg और ऊंचाई होगी h, mgh। चूंकि h हमारे पास है, g भी हमारे पास है। अब हमें चाहिए m, द्रव्यमान। द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान निकालने का जो सूत्र है वो है आयतन गुना घनत्व। और टंकी का जो आयतन दिया 30 मीटर क्यूब और पानी का आयतन होता है 10⁻3। तो 3 × 10⁻, हो गया बेटा 4। ठीक। अब द्रव्यमान हो गया 3 × 10⁻4, गुरुत्वीय त्वरण 10, ऊंचाई होगी आपकी 40। और समय को अगर मिनट को सेकेंड में बदल लो तो 15 × 60 का गुणा करेंगे, 15×6 = 90, 900 सेकेंड। तो ये मान आप यहाँ रख दो तो आपका उत्तर आ जाए। इतना तो हल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये 00 आपकी कैंसिल हो जाएगी। 3 से ये 3 × 9 हो जाएगा। अब 4/3 × 10⁻4, 4 को 3 से भाग लगा लेना, उत्तर आ जाएगा। ये इसकी शक्ति है। अब तनित तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तनन प्रतिबल अंतर्गत प्रतिबल विकृति आरेख बनाना है आपको, है ना। बर्नौली की प्रमेय जो कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, बर्नौली की प्रमेय याद सभी को होनी चाहिए। ठीक है, जो कुल ऊर्जा होती है उसका योग क्या होता है? नियतांक होती है। यानी दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? नियतांक होता है। टोरिसेले की प्रमेय भी इन्होंने पूछी हुई। बच्चों पेपर बहुत इजी तो नहीं कहेंगे पर मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। हाँ, मॉडरेट भी मैं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, हमारे एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मॉडरेट था। बाकी पेपर काफ़ी इजी था और आप लोगों ने अच्छे से लिखा होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।